SYBA के जो विद्यार्थी हैं और शैक्षणिक सत्र ये जो हमारा रहेगा वो है 21-22। तो इस शैक्षणिक सत्र के लिए आपका मुंबई विश्वविद्यालय से जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा मैंने आप लोगों के साथ कल भी की थी और उसी की चर्चा मैं आज फिर आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। ये पाठ्यक्रम मैंने आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर PDF फॉर्म के रूप में डाल दिया है। आप इसे देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई रिवाइज सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर्स इन द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी at the SYBA paper 2 and 3 choice based credit system with effect from academic year 2021। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो लिखा आता है कि पेपर 2 एंड पेपर 3, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपने FYBA में इसी सब्जेक्ट का पेपर 1 पढ़ लिया। तो पेपर 1 आप ऑलरेडी जिसे आप लोग FYBA में हिंदी ऑप्शनल कहते थे वो आपका पेपर 1 था। तो पेपर 1 आप लोगों ने FYBA में पढ़ लिया है। SY में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, पेपर 2 और पेपर 3। तो यहाँ पे कंपलसरी या ऑप्शनल जैसी चीजें नहीं है। मैं बार बार देख रहा था ग्रुप में बच्चे ये पूछ रहे थे कि हिंदी कंपलसरी है या ऑप्शनल है, मराठी कंपलसरी है या ऑप्शनल है। तो ये आपका SY में जो है आपकी दरअसल FY की जो ऑप्शनल पेपर थे 3, वही 3 सब्जेक्ट आपको जो है SY में पढ़ने हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, पेपर 2 और पेपर 3। मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, तो वो हिस्ट्री का पेपर 2 पेपर 3 पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स का पेपर 2 पेपर 3 पढ़ेगा और ज्योग्राफी का पेपर 2 पेपर 3 पढ़ेगा। तो इस तरह से टोटल वो 6 पेपर्स के एग्जाम देगा 3 विषयों। ठीक वही चीज यहाँ हिंदी पे भी लागू हो रही है कि आप हिंदी में 2 पेपर पढ़ेंगे, पेपर 2 और पेपर 3 SYBA के। ये क्लियर मुझे लगता है आप लोगों को हो गया होगा कि यहाँ कंपलसरी या ऑप्शनल जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे जो भी पेपर है वो सभी आपको पढ़ने हैं और वो पेपर जो है एक तरह से सिर्फ हिंदी के ही लिए नहीं बल्कि बाकी विषयों के लिए भी वही चीज होगी कि आपको अपने विषय के 2 पेपर पढ़ने होंगे, एक पेपर 2 और एक पेपर 3। यही नियम जो है आपके बाकी के 2 विषयों पर लागू होंगे जो भी आपने SY में लिए हों। SY में विषय लेने की चॉइस आपको उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से आपको FY में रहती है। यहाँ पे आपको बाध्यता है, आपने FY में जो पेपर लिया हुआ है, आपके जो ऑप्शनल के 3 पेपर हैं वही 3 पेपर आपके यहाँ पे आपको लेने होंगे, उसे आप बदल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि आपने हिंदी ऑप्शनल जो है FYBA में नहीं लिया है, हिंदी कंपलसरी लिया है। अब आप चाहते हैं कि आपको SY में हिंदी मिल जाए तो वो संभव नहीं है। आपका FY में ऑप्शनल की जो भी पेपर थे वही पेपर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करने पड़ेंगे। तो इतनी सी चीज आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपके पास विकल्प नहीं है, आपको वही पेपर पढ़ने हैं जो आपने FYBA लेवल पे दिए हुए हैं। हेलो, तो यहाँ पे उस तरह का विकल्प नहीं है या उस तरह की चॉइस नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सिलेबस में कि जैसे ये 2021 से है, इस साल भी यही आपका सिलेबस है। ये आपके हिंदी अध्ययन मंडल के लोग हैं जिसमें से डॉक्टर अनिल सिंह है जो बोर्ड ऑफ स्टडी के चेयरमैन है और पाठ्यक्रम समिति है। अब हाँ, यहाँ पे आ जाइए, पेपर 2 सेमेस्टर 3। अब आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों की जो पढ़ाई हो रही है वो सेमेस्टर बेस्ड हो रही है। तो अभी आपका जो सेमेस्टर होगा, जैसे FY में आप 2 सेमेस्टर क्लियर करके आए हैं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 और 4। तो SY में जो आप पहली परीक्षा देंगे वो कौन से सेमेस्टर की देंगे? सेमेस्टर 3। तो पेपर 2 सेमेस्टर 3 का जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है
कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मध्यकालीन और आधुनिक कालीन पद्य विधाओं की प्रसिद्ध प्रचलित रचनाओं एवं परिवेश की जानकारी प्रदान करते हुए दार्शनिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, मानवीय और नवीनतम आधुनिक जीवन शैली संबंधी मूल्यों का परिचय कराना। तो इससे, इनके उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इस पेपर में आपको आधुनिक और मध्यकालीन पद्य विधाओं की पढ़ाई करनी है, मतलब कविताओं को आपको इसमें पढ़ना है। हिंदी काव्य के मध्यकाल से लेकर अद्यतन काव्य की प्रवृत्तियों एवं कविताओं के विकास से अवगत कराते हुए काव्य के सामाजिक मानवीय सरोकारों के साथ पर्यावरण चेतना को समृद्ध करना। पर्यावरण चेतना को भी समृद्ध करना एक प्रमुख उद्देश्य इस पेपर 2 का है। काव्य के अंतर्गत प्रयुक्त विभिन्न शैलियों का परिचय कराते हुए उसकी शिल्पगत बनावट के साथ जीवन के क्षेत्र में काव्य की उपादेयता को दर्शाना। काव्य की जो उपादेयता है उसको दर्शाना भी इनका एक प्रमुख उद्देश्य है। तो ये इस तरह से एक चीज स्पष्ट हो गई कि इस पेपर में, पेपर 2 सेमेस्टर 3 में आपको कविताएं पढ़नी है, और कविताएं भी कहाँ से, मध्यकाल से लेके आधुनिक काल तक की जो कविताओं की एक पूरी परिपाटी रही है, उनके विकास की जो यात्रा रही है, उसको समग्र रूप से आपको पढ़ना है। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण कवियों को इंट्रोडक्टरी रूप में उन्होंने दे दिया है, और मध्यकाल से लेके आधुनिक काल तक के कवि आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम पुस्तक है वो कौन सी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है निर्धारित पाठ्य पुस्तकें। तो पेपर 2 सेमेस्टर 3 के लिए आपकी जो पहली किताब है वो है मध्यकालीन और आधुनिक काव्य। देख रहे हैं ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है पाठ्यक्रम के लिए। ये आपकी पहली किताब ये हो गई, मध्यकालीन और आधुनिक काव्य। इसके संपादक हिंदी अध्ययन मंडल है, मुंबई राज्यपाल एंड सन्स, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली। कहने का मतलब आप लाइब्रेरी में जाएंगे और आप बोलेंगे कि मुझे मध्यकालीन और आधुनिक काव्य SYBA की दीजिए, तो वो किताब आपको मिल जाएगी। और ये पूरी की पूरी किताब PDF फॉर्म में मैं आपके लिए अवेलेबल भी करा दूंगा। तो अगर जैसे लाइब्रेरी में किताबें सीमित है, भाई 5-6 सेट ही हैं, तो अगर वहां से आपका काम नहीं बनता है तो मैं पूरी की पूरी किताब जो है आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल करा दूँ। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि हैं जो जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो जैसे किताब में आप देखेंगे कि बहुत सारे कवि हैं और उनकी बहुत सारे पद्य या उनकी कविताएं दी हुई हैं, लेकिन वो सब आपको पढ़ना नहीं है। जो पाठ्यक्रम में निर्धारित कविताएं हैं, इसीलिए देखो अलग से इन्होंने मेंशन किया है कि पाठ्यक्रम के लिए जो निर्धारित की गई हैं वही कविताएं या उस कवि विशेष के वही दोहे, वही पद आपको एक परीक्षा के लिए पढ़ने। तो जैसे इसमें पहला है, देखो मध्यकालीन काव्य में ये वाली जो किताब है, इसमें आपको जो पहले कवि को पढ़ना है वो है कबीर के दोहे। तो कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। अब कबीर के दोहे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ने हैं, तो अलग अलग सेक्शन में उन्होंने बता दिया। जैसे गुरुदेव को अंग से आपको 2 पद पढ़े हैं, पीछो लगा जाए दीपक दिया हाथ, और सतगुरु साचा सूर्यवा लिया तत्सार। तो ये 2 पद खाली आपको जो है गुरुदेव को अंग से पढ़ने हैं। हो सकता है गुरुदेव को के अंग से किताब में 10 पद हों, लेकिन उसमें से आपको पढ़ने कितने हैं, सिर्फ 2 पढ़ने। उसके बाद देता हूं उसके बाद देखिए सुमिरन को अंग, सुमिरन को अंग वाले सेक्शन से आपको फिर यहाँ पे भी 2 ही पद पढ़ने हैं कबीर में। जय घट प्रीत उपज है बेकामा, लूट सके तो लूट यहु तन जय छूट। तो इस तरह से गुरुदेव के अंग से 2 पद, और सुमिरन को अंग से 2 पद, और बिरह को अंग से 2 पद। मतलब ये सब अभी कबीर के ही 2 हैं। बिरह के अंग से भी 2 पद, जैसे यहु तन जालो राम पठाऊं, अखड़ियां झाई पुकारी पुकार। तो कहने का मतलब ये 2, 2, 4, 2, 6 ये पद आपको कबीर वाले हिस्से से जो है आपको
पढ़ने हैं। अब इसके आगे क्या है, सुमिरन कोंग बिरह कोंग, ये मतलब ये दो गुरुदेव के अंग, दो सुमिरन को अंग और दो बिरह को अंग, मतलब दो दो चार दो छह पद जो है आपको कबीर के पढ़ने हैं। अब आप किताब में देखेंगे तो आपको बहुत सारे पद मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे पद आपको परीक्षा की दृष्टि से, पाठ्यक्रम की दृष्टि से नहीं पढ़ने हैं। पाठ्यक्रम की दृष्टि से आपको सिर्फ ये 6 पद पढ़ने हैं। अब दूसरे कवि हैं, देखो सूरदास के पद। पहले कवि आपके कौन थे? कबीर। तो हम लोगों ने कबीर के जो 6 पद हैं उनके बारे में आप लोगों को बताया। दूसरे कवि आपके पाठ्यक्रम में है सूरदास। तो भ्रमर गीत सार से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, उससे उनके देख रहे हो कितने 4 पद लिए गए। ए अली कहा जोग जहर की बेली, अखियां हरि दर्शन सरिता है सूखी, निर्गुण कौन देश को बासी, सबयमती नासी, ऊधो मन नाही दस बीस, पूर्वो मन जगदीश। तो ये उनकी प्रसिद्ध कुछ पद हैं सूरदास के जो उन्होंने लिया। अच्छा, इसमें एक अंतर पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगा कि जैसे पहला कवि उन्होंने कबीर का लिया, तो कबीर जो है वो कैसे है, वो निर्गुण विचारधारा के कवि, मतलब वो ईश्वर के किसी स्वरूप का वर्णन नहीं करते, वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। वो ईश्वर के किसी एक रूप को नहीं मानते, वो मानते हैं कि ईश्वर क्या है, निराकार है। तो ये एक तरह से निर्गुण कवि हुए। और निर्गुण भक्त, निर्गुण कवियों में सबसे बड़े कवि अगर कोई माने जाते हैं तो कबीर माने जाते हैं। तो एक तरह से निर्गुण विचारधारा का प्रतिनिधित्व इन जो है 6 पदों के माध्यम से कबीर के द्वारा हो जाता है। ठीक उसी तरह अब आ जाओ सूरदास। तो सूरदास किसके अनन्य भक्त थे? कृष्ण के। ये कहा जाता है कि वात्सल्य ही सूर है और सूर ही वात्सल्य है। कहने का मतलब वात्सल्य में जितना सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, उतना शायद उस समय के किसी दूसरे कवि ने नहीं किया। और भ्रमर गीत सार की चूंकि चर्चा है, तो भ्रमर गीत सार में बहुत जगह श्रृंगार और वियोग के भी वर्णन है। तो उन्होंने वो कहीं ना कहीं उसका रिप्रेजेंटेशन करने की भी कोशिश की है इन 4 पदों के माध्यम से। जैसे कि देखो, उद्धव मन नाही दस बीस, कहते हैं कि हे उद्धव, गोपिकाएं जब समझाती हैं उद्धव को, कि कहती है हे उद्धव, ये मन 10-20 नहीं है। एक हुथो सो गयो श्याम सम, एक था जो शाम के साथ चला गया। तो यहाँ पे उद्धव जो है फिर जो है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं। एक तरह से उसका सिंबोलिज्म बनते हैं। और जो गोपिकाएं हैं वो सगुण ब्रह्म की उपासना करना चाहती हैं, वो कृष्ण के रूप की उपासना करना चाहती हैं। और दोनों के बीच के का जो वैचारिक द्वंद्व है वो गोपियों और कृष्ण के प्रेम के माध्यम से यहाँ पे सूरदास ने बताया है। तो ये चारों ही पद बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो सूरदास के माध्यम से आप सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले एक बड़े कवि के बारे में जान लेंगे, और कबीर के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले एक बड़े कवि के बारे में आप परिचित हो जाएंगे। सगुण ब्रह्म उपासकों में भी जैसे कृष्ण के आराध्य सूरदास हैं, तो वो कृष्ण भक्ति के रूप में उनका रिप्रेजेंटेशन हो जा रहा है। अब राम भक्ति शाखा जो है या वैष्णव शाखा जो है, उसके सबसे बड़े कवि के रूप में आते हैं तुलसीदास। और तुलसीदास को भी इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। तुलसीदास के भी 4 पद जो हैं इन्होंने पाठ्यक्रम में दिए। दीन को दयालु तुलसीदास मेरो, तू दयालु दीन हो चरण शरण पावे, कबहु मन विश्राम जन्म सिरान्यो, जाऊं कहाँ तज अपनो हारो। ये 4 पद तुलसीदास के हैं। तो तुलसीदास के भी 4 पद इन्होंने दिया। तुलसीदास भी सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, लेकिन उनके आराध्य देव जो हैं वो कृष्ण न होकर बल्कि कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्शवादी राम है।
मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्शवादी राम इसलिए कह रहा हूँ कि मर्यादाओं और आदर्श की स्थापना ही तुलसीदास के पूरे रामचरितमानस का एक बहुत बड़ा गुण रहा। दरअसल कहीं न कहीं एक रास्ते पर मतलब जो भक्ति का मार्ग है वो एक हाईवे है जिसपे आपको कबीर भी ले जाते हैं और तुलसीदास भी ले जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यही है। जैसे शाही सर को एक बार मैं सुन रहा था तो वो कहते हैं कि कबीर जो है वो ले तो जाते हैं लेकिन वो टोल ओल नहीं देना चाहते, वो किसी व्यवस्था को मान कर आपको नहीं ले जाना चाहते। लेकिन तुलसीदास जो है वो भाई मर्यादाओं में वो सारी व्यवस्था को मानते हुए आपको उस हाईवे से ले जाना चाहते हैं। तो जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से तो इसकी चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि पेपर 2 सेमेस्टर 3 में पहली किताब जो है आपकी मध्यकालीन और आधुनिक काव्य है। उसके पहले कवि हैं कबीर, कबीर के 6 पद आपके जो हैं ये पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। दूसरे कवि हैं सूरदास, सूरदास की जो है 4 पद आपको दिए गए हैं। कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक है, मतलब वो निर्गुण विचारधारा के का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सूर जो है सगुण भक्ति धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सगुण भक्ति धारा में भी कृष्ण भक्त के रूप में सूरदास की यहाँ पे उपस्थिति है। तुलसीदास भी जो है सगुण भक्ति धारा का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राम भक्त कवि के रूप में वे यहाँ पे प्रतिनिधित्व पा रहे हैं। इसके बाद आती है मीराबाई। मीराबाई एक ऐसी कवित्री थी जो हिंदी में भी लिखती थी और गुजराती में भी लिखती थी और कहीं न कहीं हिंदी और गुजराती के बीच एक तरह से ब्रिज का, एक पुल का काम जो है मीराबाई करती। और आप सभी जानते हैं कि मीराबाई के आराध्य देव भगवान कृष्ण थे, तो वो कृष्ण की आराधना करती थी और उनके सारे पद जो हैं कृष्ण की भक्ति से ही संबंधित हैं, चाहे वो श्रृंगार के हों, चाहे वियोग के हों, चाहे वो सख्य भाव के हों, सारे उनके पद जो हैं कृष्ण के को समर्पित हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उनके भी जो है 4 पद पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। बसो मेरे नयनन भक्त वत्सल गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल तारो अब मोही, पग घुंघरू बांध मीरा नाची की दासी रे, दरस बिन दुखन मेटन सुख दे। तो ये 4 पद जो है मीराबाई के हैं जो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। मीराबाई भी सगुण भक्ति धारा का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके आराध्य देव कौन है? कृष्ण। रहीम और रसखान के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है। रहीम के भी दोहे जो है यहाँ पे दिया गया है। रहीम भी एक तरह से कृष्ण भक्ति ही है और उनके बहुत सारे दोहे जो है नीति के, नीति मतलब नीति वचन से यहाँ पे अभिप्राय वो है कि जीवन के अनुभवों का जो निचोड़ है, जीवन में व्यवहार और की जो सच्चाई है, उनको लेकर उन्होंने जो पद लिखे हैं उन पदों को भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे उनका एक बहुत प्रसिद्ध पद है जो आपके पाठ्यक्रम में है, देखिए यहाँ पे 6वें नंबर पे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। कहते हैं कि जैसे कोई धागा हो, पहली बात तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप उसको तोड़ के जोड़ोगे तो जहां से जोड़ोगे वहां पे एक गांठ पड़ जाएगी और वो गांठ हमेशा दिखाई देगी। तो गांठ दिखाई देने का मतलब जब वो जुड़ाव तो रहेगा लेकिन मन में एक गांठ बैठ जाएगी कि कभी न कभी उनको तोड़ा गया था। तो इस तरह की जो वो बातें करते हैं वो सब उनके जीवन के अनुभवों का निचोड़ है, जिसको नीति के दोहे भी कहते हैं। तो इस तरह के भी बहुत सारे उनके दोहे जो है आपके पाठ्यक्रम में यहाँ पे दिया गया है। जैसे रहीमन धागा का मैंने बता दिया कि उसी तरह एक ये पद है जो देखो मुझे याद है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कहते हैं कि जैसे चंदन का वृक्ष होता है उसमें बहुत शीतलता होती है, तो उसके आसपास हमेशा सर्प होते हैं, सांप होते हैं और वो उससे लिपटे हुए रहते हैं।
तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव वाला है, अच्छे स्वभाव वाला है, उसका कुसंग भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर वो पूरे लोगों की संगत में भी पड़ गया तो भी उसका कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो स्वतः बहुत अच्छा है। जैसे चंदन का वृक्ष बहुत शीतल होता है, अब उसके चारों तरफ सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उससे विषैले सांप का विष उस चंदन के अंदर नहीं आ जाता। तो ठीक उस तरह लगातार सांप से लिपटे रहने के बावजूद उस चंदन के वृक्ष के गुणों में कोई कमी नहीं आती या कोई बदलाव नहीं आता। ठीक उसी तरह जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, वो बुरी संगत में भी अगर पड़ जाएं तो उनके व्यवहार में किसी तरह का अंतर नहीं आता। तो इस तरह की जो पद हैं, देखिए मैंने 2 पद भी आप लोगों को एक संक्षेप में उनका अर्थ बता दिया। तो इस तरह के जो पद हैं, ये रहीम के ये पद हैं, करीब 6 पद हैं 2-2 लाइनों के, ये आपके पाठ्यक्रम में हैं। इसके अलावा जब आप मध्यकाल को पढ़ेंगे, पूरे हिंदी साहित्य के मध्यकाल को, तो उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक भक्तिकाल और एक रीतिकाल। तो अभी तक आपने ऊपर जितने भी कवियों को देखा वो भक्तिकाल से संबंधित, भक्तिकाल की दोनों शाखाओं से, एक सगुण भक्ति धारा से, निर्गुण भक्ति धारा से। और सगुण भक्ति धारा के भी जो मुख्य 2 तरह के आराध्य हैं, उनके कवियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, एक कृष्ण भक्तों को, एक राम भक्तों। लेकिन जो रीतिकाल है, रीतिकाल में भी 3 तरह के कवि हुए, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो जैसे घनानंद वगैरह रीतिमुक्त में आते हैं। तो बिहारी जो है वो रीतिबद्ध है, कहने का मतलब वो रीतिकाल के जो विशेषताएं हैं उनको साथ लेते हुए भी अपनी नई चीजें प्रस्तुत करते हैं। रीतिकाल के ज्यादातर कवि जो हैं दरबारी कवि हैं, और दरबार में राजाओं को और दरबारियों को खुश करना अपनी कविताई के चातुर्य से, अलंकार योजना से, उसमें अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके, यही इन लोगों का मुख्य उद्देश्य था। तो बिहारी के दोहे में आपको इसी तरह की विशेषता मिलेगी कि उनके यहाँ चमत्कार है, कहने का मतलब उनके दोहों में चमत्कार है। जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन जातन की छाई परे, श्याम हरित दूत होय। फिर कहत नटत रीझत नैनन ही सब बात, उस नायिका के बारे में है जो भरी सभा में अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती, लेकिन इशारों में अपनी आंखों से सब कह देती। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जल होई। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखा के वो अपनी कविताओं में एक तरह से चमत्कार प्रस्तुत कर रहे हैं कि ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग। तो यहाँ एक अर्थ ये निकलता है, श्याम रंग आप समझ ही रहे हैं, सावले रंग में आप जितना डूबोगे त्यों त्यों उज्जल होए, मतलब सावले डूब आप कौन से रंग में रहे हो, सांवले रंग में, और उसका परिणाम क्या हो रहा है, आप उज्जवल होके निकल रहे हो, मतलब स्वच्छ सफेद होके निकल रहे हो। तो ये कैसे संभव है? तो इसका दूसरा अर्थ ये है कि यहाँ श्याम रंग से मतलब है ईश्वर के रंग में, ईश्वर की भक्ति में आप जितना डूबोगे, जितनी ज्यादा आपको उनकी कृपा मिलेगी, उससे जो है आपके अंदर उज्ज्वलता आएगी, सात्विकता आएगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी बिहारी के दोहों में, कि बिहारी जब भी इस तरह की चीजें करते हैं तो उनके यहाँ एक तरह का चमत्कार आपको दिखाई देगा। तो आपको पेपर 2 में बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आपको रीतिकाल से आते हैं, जहाँ पे दरबारों वाला संस्कृति है, राजा है, दरबारी है, उनको खुश करने के लिए ये लोग वहाँ पे कविताएं करते हैं। और उस समय राजा को खुश करने के लिए 2 ही तरीके होते थे, या तो किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते थे, या फिर राजा का खुद का गुणगान करते थे। तो बिहारी इसी तरह की कविताएं कर रहे थे। तो आपने देखा पेपर 2 में आपके पहले की जो कवि हैं, मतलब कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रहीम, ये सब भक्ति काल से आते हैं। बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं जो रीति काल से आते हैं। भक्ति काल में भी आपको दोनों तरह के कवियों के बारे में बताया गया।
एक सगुण भक्त और एक निर्गुण भक्त। सगुण भक्त कौन है? जो जो किसी ईश्वर के साकार रूप की आराधना करते हैं, जैसे सूरदास हो गए, मीराबाई हो गई, रहीम हो गए। इनके आराध्य देव कौन है? कृष्ण है, तो ये कृष्ण की आराधना करते हैं। लेकिन तुलसीदास के आराध्य देव कौन है? भगवान राम है, तो वो भगवान राम के बारे में अपनी बात कहते हैं। तो ये दो मुख्य धाराएं जो है, कृष्ण भक्त और राम भक्त, मतलब सगुण में भी दो धाराएं जो हैं, कृष्ण भक्त और राम भक्त, उन दोनों को प्रतिनिधित्व मिला। निर्गुण के बड़े कवि के रूप में कबीर को प्रतिनिधित्व मिला, और बिहारी के माध्यम से रीतिकाल को प्रतिनिधित्व मिला। इसलिए ये मध्यकाल में अभी तक आप देखो कि सगुण, निर्गुण, राम भक्त, कृष्ण भक्त और बिहारी के रूप में रीतिकाल का प्रतिनिधित्व मिलने के बाद अगला जो कालखंड आता है आपके हिंदी साहित्य में, वो है आधुनिक काल। जैसे भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो ऊपर के सारे कवि भक्ति काल के हैं, बिहारी रीति काल के हैं, और आधुनिक काल के जो कवि हैं प्रमुख, उनकी एक एक कविता जो है आपको पाठ्यक्रम में दे दी गई है। जैसे मनुष्यता, मैथिली शरण गुप्त की कविता है, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। वह तोड़ती पत्थर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। ये तो इस बीच बहुत पॉपुलर रही, कई बार ये हरिवंश राय बच्चन के नाम से भी गई, लेकिन वो जो है ना एक चीटी जो है, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन की कविता। अपना अहम नहीं बेचूंगा, राम अवतार त्यागी, शीशे और पत्थर का गढ़ी, दिनकर सोनवलकर आज सड़कों पर लिखे हैं गजल। गजल में दुष्यंत कुमार की गजल आपको यहाँ पे दे दी गई है। माँ पर नहीं लिख सकता कविता, चंद्रकांत देवताले। विकल्प राजेश जोशी। एक और युद्ध, ओम प्रकाश वाल्मीकि। नए इलाके में, अरुण कमल। उतनी दूर मत ब्याहना बाबा, निर्मला पुतुल। तो यहाँ भी आधुनिक कविताएं जो आपको दी गई हैं वो करीब 12 कविताएं हैं। इन 12 कविताओं में भी उन्होंने कोशिश की है, चाहे दलित विमर्श हो, चाहे आदिवासी विमर्श हो, चाहे स्त्री विमर्श हो, इन सब को समेटते हुए एक एक प्रतिनिधि कवि या कवित्री को स्थान दिया जाए। तो पेपर 2 में सेमेस्टर 3 के लिए आपको आधुनिक काल से ये 12 कविताएं, रीति काल से बिहारी 13, और उसके बाद भक्ति काल से 14, रहीम 14, मीराबाई 15, तुलसीदास 16, सूरदास 17 और कबीर 18। तो ये 18 कवि जो है आपको पेपर 2 में जो है पढ़ना है आपको सेमेस्टर 3 की। और दूसरी एक किताब है स्वयं प्रभा खंड काव्य है, रमाकांत शर्मा उद्भ्रांत का, वो आपको पढ़ना है। तो इस खंड काव्य की पृष्ठभूमि जो है, एक बार आपको बता के इस पे 2-3 प्रश्न लिखा दूंगा, तो यहाँ आपको उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहले के जो कवि हैं, जो 18 कवि हैं, उनको आप लोगों को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो ये पेपर 2 का जो है लगभग आपका पाठ्यक्रम है, जिसकी आपको तैयारी अच्छे से करनी है। और इसका पेपर पैटर्न जो यहाँ पे दिया है, ये पेपर जब हम लोग क्लास में बैठ के लेक्चर्स लेते थे और आप लोग पेपर लिखने आते थे, लेकिन अगर ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, जैसे पिछले आप लोगों ने एफवाई के एग्जाम दिए हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑनलाइन एग्जाम में आपको जो है अंक जो है जिस तरह से गूगल फॉर्म में होता था, उस तरह से ही आपको देना पड़ेगा। तो वहां पे इस तरह के अंकों की या इस तरह के पेपर के निर्माण की संभावनाएं नहीं बनी। लेकिन हाँ, अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो इसी तरह का पेपर पैटर्न रहेगा, लेकिन ऑनलाइन रहेगा तो गूगल फॉर्म पे एमसीक्यू पैटर्न जो है आपका, कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 आंसर दिए रहेंगे, तो उनको जो है आप लोगों को उसका आंसर लिखना होगा। वही पैटर्न हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग आज एंट्री करने में इतनी देर क्यों की आप लोगों ने? सर लिंक अभी आया था ना आपका, अभी जस्ट। नहीं, अभी नहीं, मैंने बहुत पहले दोनों ग्रुप में लिंक डाल दिया है। 10:40-45 पे डाल दिया था मैंने। नहीं सर, अभी आया लिंक। नहीं सर, लिंक अभी आया 11:28 को। तो वो डिलीवर नहीं हुआ होगा बेटा। वही मैं सोच रहा था कि तुम लोग इतना लेट क्यों कर रहे हो। फिर भी मैंने क्या किया,
पूरा जैसे आज देखो स्क्रीन शेयर हो रही है ना, हाँ सर। तो स्क्रीन शेयर होकर मैंने लेक्चर शुरू कर दिया था 11 बजे और इसको रिकॉर्ड फॉर्म पे डाल दिया है ना। हाँ और सर। मैं अपना जो हिंदी वाला ग्रुप है उसमें मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करके लेक्चर को आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो जो पहले का पार्ट आप लोगों ने मिस किया है वो आप आराम से सुन सकते हो जब भी आपके पास समय रहेगा। तो अभी तो 11:35 हो रहे हैं, मुझे लगता है हम लोगों के पास अब कितना समय बचेगा ये अपने को ये वार्निंग में बता देगा। लेकिन मैं एक बार फिर फटाफट रिपीट कर देता हूँ कि जैसे उस दिन चूंकि ये स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा था तो मैं आपको सिलेबस नहीं दिखा पा रहा था। तो ये वाला सिलेबस जो है देखो जिसमें लिखा है ना विथ इफेक्ट्स फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020, हाँ सर। ये वाला सिलेबस आपका पाठ्यक्रम रहेगा पेपर 2 और पेपर 3 के लिए। देखो लिखा है SYBA पेपर 2 पेपर 3। और इसमें इन्होंने जो पहला पेपर जो आपका है SYBA पेपर 2 सेमेस्टर 3 उसकी पहली किताब जैसे उस दिन भी मैंने बताया था मध्यकालीन और आधुनिक काव्य है। ये किताब मैं आपको PDF फॉर्म में आपके ग्रुप में डाल दूंगा और ये किताब जो है लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है। तो इसमें आपको सारे कवि पढ़ने हैं। तो कौन से कवि पढ़ने हैं? मध्यकाल के कवि पढ़ने हैं। मध्यकाल 2 पार्ट में डिवाइड है, एक भक्ति काल और एक रीति काल। तो भक्ति काल में भी भक्ति काल में 2 तरह के भक्त हुए हैं। एक जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, मतलब किसी सगुण साकार व्यक्ति को अपना ईश्वर नहीं मानते थे, तो उसके प्रतिनिधित्व के रूप में कबीर के दोहे 2, 2, 4, 2, 6 ये 6 दोहे आपको दिए गए हैं। तो आप लोग अगर किताब अगर आपके हाथ में लगेगी तो आप देखोगे कि कबीर के 50 दोहे हैं। तो आपको वो सब नहीं पढ़ना है जो यहाँ पाठ्यक्रम में दिया है ना, जैसे गुरुदेव के अंग से दो पद, सुमिरन को अंग से 2 पद, विरह के अंग से 2 पद, मतलब 2, 2, 4, 2, 6 कबीर के खाली ये 6 पद पढ़ने हैं। ठीक उसी तरह सूरदास के भी जो है 4 ही पद आपको पढ़ने हैं। तो सूरदास के आराध्य कौन थे? कृष्ण। तो यहाँ कृष्ण भक्त के रूप का प्रतिनिधित्व हो गया। तुलसीदास के भी 4 ही पद पढ़ने हैं। तो तुलसीदास के आराध्य कौन थे? भगवान राम। तो यहाँ पे राम भक्त कवि के रूप में इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। मीराबाई के भक्त कौन थे? कृष्ण। तो उनके भी 4 पद यहाँ पे हैं। रहीम के भी आराध्य कृष्ण थे, लेकिन यहाँ पे जो दिए गए हैं वो उनके दोहे दिए गए हैं। तो दोहे भक्ति से संबंधित नहीं है, नीति से संबंधित है। मतलब जीवन में जिस तरह के हमारे अनुभव होते हैं उसके आधार पे हम लोग जो बातें कहते हैं वो, जैसे उनका एक ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। जैसे कोई धागा है तो तुम पहले तो उसको तोड़ो मत, तोड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर तोड़ दिए हो और उसको जोड़ने का प्रयास करोगे तो उसमें जुड़ तो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर क्या पड़ जाएगी? गांठ पड़ जाएगी। तो कहने का मतलब पहले तो किसी से रिश्ते खराब मत करो। अगर खराब करके अच्छे करते हो तो हमेशा वो मन में रहेगा कि कभी न कभी इसने मेरे साथ बुरा किया था। तो इस तरह इसका मतलब यही है कि हमें जीवन में किसी के साथ रिश्ते खराब करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जहां पे प्रेम है, स्नेह है, वहां पे रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो खराब करने के बाद तुम जोड़ोगे तब भी वहां पे गांठ पड़ जाएगी। और ठीक उसी तरह एक ये भी पद है जो मुझे याद है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग। कहते हैं जैसे चंदन का पेड़ होता है, बहुत ठंडा होता है, तो सांप जो होता है, जहरीला सांप, उसके चारों तरफ अपने आप को लपेटे रहता है ताकि उसको ठंडक मिले। लेकिन उस जहरीले सांप के लगातार लिपटे रहने से चंदन के गुण में कोई अंतर नहीं आता। ठीक उसी तरह अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, उत्तम प्रकृति का है, अगर उसको कुसंग मिल जाता है, मतलब बुरी संगत मिल जाती है, तो भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर से स्वयं अच्छा है। ठीक उसी तरह जैसे चंदन के वृक्ष पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वही वो कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत भुजंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। भुजंग मतलब सांप। तो इस तरह के उनके नीति परक दोहे हैं, जो 5-6 दोहे हैं, बहुत आसान है, ये आपको पढ़ने हैं। तो भक्ति काल के इतने कवि आपको हैं, रहीम, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास और कबीर, और उनके 4-4 पद आपको पढ़ने हैं। इसके बाद बिहारी जो है ये रीति काल से है। तो रीति काल का समय ऐसा था
कि छोटे छोटे राजा जो है अपने दरबारों में खुश थे, वो वासनाओं में डूबे हुए थे। तो जो कवि होते थे वो दरबारी कवि होते थे और उनका काम होता था खाली राजा को खुश करके उनसे वाहवाही लूटना, इनाम लूटना। तो ऐसे में वो या तो किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते थे या फिर राजा की तारीफ करते थे। तो बिहारी ऐसे ही कवि थे और उनके 6 पद जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में। तो भक्ति काल, रीति काल और उसके बाद आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में कुल 12 कविताएं आपको दी गई हैं और इन कविताओं के माध्यम से कोशिश की गई है कि जो आदिवासी विमर्श है या दलित विमर्श है, उन किसान विमर्श है, पर्यावरण विमर्श है, उन सब से संबंधित कोई न कोई कविता आपके पाठ्यक्रम में डाल दी जाए। तो मैथिली शरण गुप्त हो गए, निराला हो गए, हरिवंश राय बच्चन हो गए, दुष्यंत कुमार की गजलें भी हैं, ओम प्रकाश जो दलित विमर्श के बड़े लेखक हैं, निर्मला पुतुल जो आदिवासी कवित्री हैं। तो इस तरह से उन सभी को प्रतिनिधित्व देने का काम इस आधुनिक काव्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। और मतलब पहली किताब में आपको इतने कवि पढ़ने हैं और उस किताब का नाम है मध्यकालीन और आधुनिक काव्य। इसमें आपको कबीर पढ़ना है, सूर पढ़ना है, तुलसी पढ़ना है, मीराबाई पढ़ना है, रहीम, बिहारी और आधुनिक काल के इतने कवि पढ़ने हैं। और दूसरी किताब है आपकी ये स्वयं प्रभा खंड काव्य, जिसके लेखक हैं रमाकांत शर्मा उद्भ्रांत। तो ये स्वयं प्रभा खंड काव्य क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो मैं एक आध लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग एक बार उसकी पृष्ठभूमि समझ जाओगे तो बड़ा आसान होगा आपके लिए लिखना। और इस पे 2-3 क्वेश्चन और बनेंगे व्याख्या के, वो मैं लिखवा दूंगा तो आपका काम हो जाएगा। तो यही 2 किताबें जो हैं आप लोगों को मुख्य रूप से पढ़नी है सेमेस्टर 3 पेपर 2। तो इतना आप लोग ध्यान रखना, पेपर 2 जो है आपका वो कविताओं का है। इसमें आपको 2 किताबें पढ़नी है। एक किताब है आपकी मध्यकालीन और आधुनिक काव्य और दूसरी किताब है ये स्वयं प्रभा खंड काव्य। और इसका जो पेपर पैटर्न दिया हुआ है ये वाला देख रहे हो, ये इसका पेपर पैटर्न है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था जब तुम लोगों ने ज्वाइन किया कि ये पेपर पैटर्न नॉर्मल, मतलब ये कोरोना काल का पेपर पैटर्न नहीं है, ये बिना कोरोना काल का पेपर पैटर्न है कि अगर स्थितियां सामान्य रही, हम लोग एक दूसरे की शक्ल देखते हुए क्लासरूम में बैठ पाए या आप लोग क्लासरूम में बैठ के एग्जाम देने की हालत में रहे, तब तो ये पेपर पैटर्न रहेगा कि संदर्भ सहित व्याख्या रहेगी, दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेंगे, सामान्य प्रश्न रहेंगे, टिप्पणियां रहेंगी और आंसर इन 1 सेंटेंस रहेगा। टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा और 3 घंटे का समय रहेगा। लेकिन अगर ये परिस्थितियां नहीं बनती और जो कोरोना काल का समय है, अगर ये आपके अभी महीना, 2 महीना, 3 महीना यही चला, तो बहुत संभव है कि जैसा हम लोगों ने FY में एग्जाम दिया MCQ पैटर्न पे, है ना, कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको एक ऑप्शन को टिक कर देना है। वो तो उसमें तो आप लोग मास्टर हो गए हो गूगल फॉर्म पे एग्जाम देने में, है ना। तो उसी तरह से एग्जाम होगा और अगर परिस्थितियां सामान्य हुई तो फिर इस तरह से एग्जाम आपका हो जाएगा। बाकी अगर इनके अलावा मतलब जो पाठ्यक्रम में कविताएं और आपकी 2 किताबें निर्धारित हैं, स्वयं प्रभा और मध्यकालीन काव्य, उनके अलावा जैसे मान लो तुमने कबीर के 4 पद पढ़े लेकिन तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम कबीर के बारे में और पढ़ो, तो ये रेफरेंस के लिए किताबों की सूची दी गई है। जैसे कबीर पे हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है, माता प्रसाद गुप्त की कबीर ग्रंथावली है, विनय पत्रिका वियोग हरि की है, सूरदास पे ब्रजेश वर्मा की किताब है, मीराबाई पे बलदेव वंशी की है, बिहारी पे जगन्नाथ दास की है, भक्ति के 3 स्वर हैं, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की है, काव्य शास्त्र है, छायावाद है। तो कहने का मतलब आपने अगर आपको ज्यादा पढ़ने का मन करे तो ये किताबें आप अपनी लाइब्रेरी से टटोल सकते हैं। इसमें से ज्यादातर किताबें आपकी लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं जहां तक मुझे याद आ रही हैं। लेकिन फिर भी अगर इनमें से कोई किताब आपको पढ़नी है और आप ओपेक सिस्टम में चेक करते हो कि वो लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है, तो आप लोग मुझे पर्सनली बताओ, मैं आपके लिए वो किताबें मंगवा दूंगा, अरेंज करा दूंगा, है ना, कि अगर आपको ये पढ़ना है तो पेपर 2 को लेके और कोई डाउट है आपके मन में, किसी के मन में? नहीं सर। तो
तो इतना तो क्लियर हो गया ना बेटा कि पेपर 2 जो है आपका कविताओं का है, उसमें 2 किताबें हैं, मध्यकालीन और आधुनिक काव्य, और दूसरी किताब है खंड काव्य है स्वयं प्रभा। ये 2 किताबें जो है आपको पेपर 2 में पढ़नी है, और कुल मिला के करीब 18 गद्य और 1 खंड काव्य आपको पढ़ना है। और आपका जो समय रहेगा, मतलब जो कालखंड आपको पढ़ना है, वो मध्यकाल और आधुनिक काल का है, जिसमें से भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल के जो 12 कवि दिए गए हैं, उनकी एक एक प्रतिनिधि कविता आप लोगों को पढ़नी है। और कल के लेक्चर में, कल सैटरडे है ना? हाँ सर। कल के लेक्चर में मैं सेमेस्टर 3 का ही, मतलब सेमेस्टर 4 की अभी चर्चा क्यों करें, अभी तो आप लोगों को सेमेस्टर 3 ही देना है। तो सेमेस्टर 3 का जैसे पेपर 2 बताया है, वैसे सेमेस्टर 3 का पेपर पेपर 3 मतलब सेमेस्टर 3 पेपर 3 उसकी चर्चा हम लोग कल कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके जो दोनों पेपर हैं, पेपर 2 और पेपर 3 सेमेस्टर 3 के हैं, उनके बारे में आप अच्छे से जान जाओगे, और फिर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये दोनों किताबें जो हैं, मैं देखता हूँ ये पीडीएफ में अगर मुझे मिल गई तो आज ही मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो ये दोनों किताबें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और उसी तरह पेपर 3 की चर्चा कल हम लोग कर लेंगे। उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, मैंने बताया कि उसकी कोई फिक्स किताब नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको सिलेबस संभाल के रखना होगा। कल उसके बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक 11 बजे आपका लेक्चर शुरू हो जाता है। आप ये मान के चलो कि आपको जो है 10:40 पे 45 मिनट पे लिंक आ ही जाएगा। लेकिन अगर मान लो लिंक आपको नहीं मिल रहा है या मेरा नेटवर्क नहीं जा रहा है, तो आप खुद ग्रुप में मैसेज कर सकते हो कि सर लिंक पाठवा, है ना। 11:15 बजे आप मैसेज डाल दो अगर आपको लिंक नहीं गया है। तो उससे क्या होता है, उससे क्या है तो वो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आज की तरह होगा फिर, है ना। लेकिन ठीक है, मैंने लेक्चर पूरा रिकॉर्ड किया है, तो शुरू के जो 10-15 मिनट थे वो आप देख सकते हो। और आज एक चमत्कार मैं ये भी देख रहा हूँ कि 11 बजे लगभग लेक्चर शुरू कर दिया था, 40-35 मिनट की लिमिट है इसमें, लेकिन 11:47 हो गया, अभी तक इन्होंने अपना डिस्कनेक्ट नहीं किया। तो करीब करीब मुझे लगता है जो आप लोगों का समय नुकसान था वो हो गया, पूरा हो गया है ना, करीब 11:50 होने जा रहे हैं। हाँ सर। तो ठीक है, ये आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। कल हम लोग पेपर 3 सेमेस्टर 3 की चर्चा करेंगे। मैं यूट्यूब पे डाल के, हाँ बेटा बोलो। ये जो आप किताब बोल रहे वो बाहर अवेलेबल है? बाहर अवेलेबल है बेटा, लेकिन लेने की क्या जरूरत है, लाइब्रेरी में है। और मैं पूरी की पूरी किताब स्कैन करके पीडीएफ में डाल देता हूँ। आपका बहुत मन करे तो उसको जेरॉक्स करा के स्पाइरल बाइंडिंग करके अपने पास रख लो, 10-20-50 रुपए में आपका काम हो जाएगा, है ना। तो मैं वो पूरी की पूरी बुक ही पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगा, डोंट वरी। तो ठीक है, ये आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। मुझे भी कॉलेज निकलना है। और कल जो है ठीक 11:15 बजे लिंक में डाल दिया करूंगा। और कोई दिक्कत होती है तो आप लोग खुद ही कॉल कर दिया करो या ग्रुप में मैसेज कर दिया करो। और जो हिंदी के बच्चे अभी ग्रुप हिंदी नहीं ज्वाइन किए हैं, लेकिन आप उनको जानते हो कि उनका सब्जेक्ट हिंदी है, आप उनको प्लीज बोलो कि हिंदी का ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि जो नोट शेयरिंग हो रही है वो सब उनको भी मिले। नहीं तो वो लोग लेट आते हैं और फिर सारी चीजें फिर से शुरू करनी पड़ती हैं, है ना। हाँ सर। तो बंद करूं मैं फिर लेक्चर? हाँ सर। ख्याल रखिए। कल मिलते हैं हम लोग ठीक 11 बजे। हाँ।